हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा विषय है वो है गणित। आज हम गणित के अंतर्गत सबसे पहले संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। आज हम संख्याओं का अध्ययन करेंगे कि कितने तरीके की संख्याएं होती हैं, क्योंकि गणित की जो शुरुआत है वो संख्याओं से ही होती है। तो आज हमारा गणित का पहला भाग है जिसमें हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती शुरू करते हैं। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती में करते हैं उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि हम जब भी गिनती शुरू करते हैं तो एक से ही गिनती शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक भी हम गिनती में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो सारी संख्याएं हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और इसमें जीरो शामिल नहीं होता। ये याद रखने वाला पॉइंट है। ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और आगे तक जाती हैं, बट इसमें जीरो इसमें शामिल नहीं है। तो एक तो ये हो गई आपकी पहला प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। तो दूसरी कौन सी तरीके की संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं जिनको इंग्लिश में हम होल नंबर्स कहते हैं। और इसमें और प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, जबकि जो होल नंबर्स होते हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, उसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है प्राकृतिक संख्याएं प्लस जीरो, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं ले लो सारी की सारी, उसमें जीरो को ऐड कर लो। जीरो को साथ में अगर लिखते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो जीरो से लेके जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनका हम गिनती में प्रयोग करते हैं वो सारी संख्याएं हमारी होल नंबर्स होती हैं। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका हम गणना में प्रयोग करते हैं, जिनसे हम गिनती शुरू करते हैं, बट उसमें जीरो शामिल नहीं होता। जबकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें सिर्फ इतना होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लें तो वो जो ग्रुप बनेगा वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो जीरो को शामिल करने के बाद प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सारी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक हमारे होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, सभी आते हैं पूर्णांक के अंदर। इंटीजर्स में ये सभी संख्याएं शामिल होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं और इसमें जीरो भी शामिल होता है। अभी तक हमने कौन कौन से नंबर पढ़े? नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर में सभी धनात्मक संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं, और होल नंबर में सभी धनात्मक संख्याएं हैं जिसमें जीरो भी शामिल है। जबकि जो अब हम इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या होगा कि धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो सभी संख्याएं आती हैं, उनको हम पूर्णांक कहते हैं। इनको हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जीरो भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो सारे ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर, उसके साथ साथ जीरो भी अगर उसमें इंक्लूड हो रहा है तो वो संख्याएं जो होती हैं वो इंटीजर्स कहलाती हैं। अगर बात इंटीजर्स की होगी तो वहां पर हम नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो किसी को भी ले सकते हैं। अगर बात होल नंबर की आएगी तो जीरो से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स लिए जाएंगे। अगर बात नेचुरल नंबर की आएगी तो जीरो को छोड़कर 1 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स लिए जाएंगे जिनका हम गिनती में प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके की अभी तक हमने संख्याएं पढ़ी: नेचुरल नंबर, होल नंबर और पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, इनको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखा जाए तो वहां पर Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अंश बटे हर का जो यहाँ पर P है जो अंश है और Q है वो हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो Q है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तब जो संख्या बनेगी वो आपकी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो जो भी संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें आपकी 1 2 ये सारी संख्याएं आपकी, इसके साथ साथ 1/2, 1.2, इस तरीके की, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। नेगेटिव, पॉजिटिव, हर तरीके की जो संख्याएं होती हैं जिसमें
सारे इंटीजर्स आपके शामिल होंगे, उसके साथ साथ डेसिमल नंबर शामिल होंगे, जो दशमलव जिनके साथ आता है, जो दशमलव संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या में आती हैं, जो बटे में लिखी होंगी वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। और इस तरीके के 1 -1 -2 +1 +2 ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इन सबको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आप कहें 1 तो 1 को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से 1 के नीचे अगर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से 2 है, 2 अभी आपको दिख रहा है कि P/Q की फॉर्म में नहीं है, बट ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और इस तरीके से ये हो गया P/Q की। बस क्या है ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है बट 0 नहीं होना चाहिए। इसी बेस पर ये आपकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 -2 -3 ये सारी संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो P/Q की फॉर्म में लिखी हुई नहीं दिख रही है तो आपको लगेगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सिंगल संख्या जो इस तरीके से लिखी है इसको भी परिमेय संख्या बताएंगे, क्योंकि ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम 2/1 करके P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2/1 इज इक्वल्स टू 2 ही होता है। तो इसलिए आपकी जो भी संख्याएं हैं वो 1/2, 2/1, -3/4, -4/3 या फिर डेसिमल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल आर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। तो अगर देखा जाए तो परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितने भी नंबर बचेंगे वो सब इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। वो सारे के सारे नंबर आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अंडर रूट में जो संख्याएं लिखी रहती हैं, जिनको आगे जिनके बराबर जोड़े बनके जिनको हल नहीं किया जा सकता है, जिनके पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलते हैं, उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। √2, √3, √5, तो और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं अपरिमेय संख्याओं के। तो अभी यहाँ पर दे रखा है आपको √2, तो √2 के हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए √2 कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से √3, इसके भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेंगे, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बट बात करी जाए अगर √4 की, तो इसके अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो होंगे 2 × 2, यहाँ पर पूर्ण वर्गमूल निकलेगा और आंसर आएगा 2। तो √4 हमारी नहीं होगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके पूर्ण वर्गमूल निकाले जा सकते हैं और इसको 2, इसका आंसर आएगा 2, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से 2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब √4 हमारी इर्रेशनल नंबर नहीं होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। सिर्फ अपरिमेय संख्या वही संख्याएं होंगी जिनके पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाले जा सकते हैं। ये बात आ गई रूट की। अब पाई है, तो पाई में क्या होता है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 और आगे भी निकलती चली जाती है। तो ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव आता है और वो अनंत तक मतलब उसमें संख्याएं आती ही रहती हैं, कभी उसका किसी पॉइंट पे अंत नहीं होता है। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं, बार बार जो दोहराई जाती हैं संख्याएं दशमलव के बाद और अनंत तक निकलती ही रहती हैं, अगर डिवाइड दिया जाए उसमें क्यूब का, तो इस तरीके की संख्याएं को भी हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अभी तक हमने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वो सारी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याओं का समूह होता है। जैसा कि आपने देखा जो हमारी परिमेय संख्या थी उसमें क्या देखा था आपने कि उसमें सभी थे, नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, उसके साथ साथ आपके P/Q के फॉर्म में जितनी भी संख्याएं लिखी जा रही थी वो सारी थी, और आपके जितने भी नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, ये सभी P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए थे, उसके साथ साथ उसके अंदर डेसिमल वाले, दशमलव वाली संख्याएं भी आ गई थी, और जो बटे में लिखी रहती हैं वो भी संख्याएं आ गई थी। तो ये वो सब संख्याएं कैसी हो गई थी, आपकी परिमेय संख्या हो गई थी। वो सारे के सारे चाहे आपके नेचुरल नंबर हों, चाहे वो आपके होल नंबर्स हों, चाहे वो आपके इंटीजर्स हों, और चाहे वो आपकी दशमलव वाली संख्याएं हों, सब किस में आ गई थी, परिमेय संख्या में आ गई थी, जो भी P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। बट
अपरिमेय संख्याओं में आपने देखा था कि जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो सारी संख्याएं आ गई थी, वो अंडर रूट वाली संख्याएं आ गई थी जिसके पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाले जा सकते, पाई आ गई थी, या फिर इस तरीके की संख्याएं आ गई थी जिसके दशमलव के बाद संख्याएं अनंत तक आती ही रहती हैं, उसका अंत नहीं होता। तो अब इन दोनों का अलग अलग आपने ग्रुप देख लिया। अब इन दोनों का जो अगर कंबाइंड हम ग्रुप बना दें जिसमें रेशनल नंबर और रेशनल नंबर सारी संख्याएं आ जाए, इनका सभी जगह प्रयोग किया जाता है, इसका गणित में कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है, इसका गणना में प्रयोग किया जाता है, वो सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो गणना में हम इन सभी अंकों का प्रयोग, इन सभी संख्याओं का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपकी रेशनल संख्याएं हो चाहे वो इरेशनल संख्याएं हो। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि वो संख्याएं जिनका हम प्रयोग करते हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, इन सब का यूज है और इसलिए इनको सभी को वास्तविक संख्याएं कहेंगे। तो जिनका भी हम गणना में प्रयोग करते हैं, गणित में प्रयोग करते हैं, वो सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखा है यहाँ पे साफ साफ, जीवन में काम आने वाली सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो सारी परिमेय और सारी अपरिमेय संख्याओं को अगर एक कंबाइंड ग्रुप बना दिया जाए तो वो बनके तैयार होंगी आपकी वास्तविक संख्या। नेक्स्ट है सम और विषम संख्याएं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सबसे पहले नंबर संख्याएं पढ़ी। संख्याओं में सबसे पहले पढ़ा हमने नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर, उसके बाद पढ़े हमने इंटीजर्स, उसके बाद पढ़े हमने रेशनल नंबर्स और उसके बाद पढ़े हमने इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमने देखी वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो यहाँ तक लगभग संख्याएं जिस तरीके से बांटी जाती हैं वो हमारा लगभग कवर हो गया है। अब इन्हीं संख्याओं में हम और भी कई तरीके की संख्याएं होती हैं, उनकी भी कुछ अपनी अलग विशेषता होती है, तो उनको जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सम और विषम संख्याएं। अब सम और विषम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स, इनको बहुत सरल है इनको समझना। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हों, जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हों। जैसे 2, 4, 6, 2 के पहाड़े में संख्याएं आती हैं 2, 4, 6। अगर आप उसमें 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। कोई भी संख्या जिसमें हम 2 से भाग दें और पूरा पूरा जाए तो वो संख्या आपकी होगी सम संख्या। और वो संख्याएं जिसमें हम 2 से भाग दें मगर वो पूरा न जाए तो वो संख्याएं होंगी आपकी विषम संख्याएं। देख लेते हैं हम, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, आगे भी जाइए, आगे भी जहां तक अगर ये वाली संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, इसके साथ साथ अगर कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे कि सपोज ये हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एक बहुत बड़ी सी संख्या लिख दी हमने। अब बताओ ये सम है या विषम है? तो कैसे बताएंगे सम या विषम? ये तो हमने छोटी सी संख्याओं में भाग देके देख लिया, इसमें ही भाग देके देखेंगे। भाग देके भी देख सकते हैं आप, चाहे तो एक बार में देखकर बता सकते हैं। अगर किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, जो आखिरी अंक है, वो अगर आपका सम है, मतलब अगर वो 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई है, तो समझ जाओ वो संख्या कैसी होगी आपकी सम संख्या। कहने का मतलब ये है, अगर किसी जो इकाई अंक है, जो इकाई अंक है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप तुरंत एक नजर में देख के उसको बता सकते हैं कि वो कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो सम संख्या के अंत में क्या आएगा? 0, 2, 4, 6, 8। ये सारी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, वो सभी संख्याएं आपकी 0, 2 से पूरी तरह विभाज्य होंगी। इसके बाद बात करते हैं हम विषम संख्याएं। तो इन संख्याओं को छोड़ने के बाद जो संख्याएं आपके पास बची, वो सारी संख्याएं होंगी विषम संख्याएं। कह सकते हैं हम जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए, जिनके अंत में मतलब इकाई अंक पर, इकाई के स्थान पर अगर 1, 3, 5, 7, 9 आता है, तो वो सारी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होंगी, जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। और 1, 3, 5, 7, 9 तो आपकी विषम संख्या है ही। इस तरीके से हमने सम और विषम संख्याएं भी समझ ली। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 भाजक हों, सिर्फ उनके 2 ही फैक्टर हों, या तो वो खुद संख्या या फिर 1।
जैसे सपोज कोई संख्या आपने ले ली 3, 3 में अगर आप किसी संख्या से भाग देते हैं तो नहीं जाएगा, सिर्फ 1 से जाएगा या फिर खुद 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। इसी तरीके से आपने कोई संख्या ले ली 9, अब इस संख्या में आप 1 से भाग देंगे जाएगा, 2 से भाग देंगे नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा और फिर किससे जाएगा? स्वयं 9 से जाएगा। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए 9 के? 3। और यहाँ पर 3 के कितने फैक्टर हैं? 2। यहाँ लिखा है जिनके केवल 2 भाजक होते हैं, एक और वो स्वयं संख्या, वो खुद और एक, इस ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिनके 2 से अधिक हैं, चाहे वो एक ही एक्स्ट्रा क्यों ना हो, 3 ही फैक्टर क्यों ना हो, वो संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उनको हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ देखिए अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 ही संख्याओं से उनमें भाग जाए। और वो कौन सी 2 संख्याएं होंगी? एक तो 1 होगी या फिर वो संख्या खुद होगी, उसी संख्या से उस संख्या में भाग जाएगा। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से आप देख लो, किसी को भी चेक कर लो। आप अगर 11 को लेते हो तो 11 में या तो सिर्फ 1 से भाग जाएगा या फिर 11 से जाएगा और किसी संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एक अकेली ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। बाकी की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सबकी सब विषम संख्याएं हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि वो कौन सी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो उसका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट है समापवर्त्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। इसको हम कह सकते हैं भाज्य संख्याएं। इसका दूसरे नाम से भी हम जान सकते हैं, जिसको हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और वो खुद। और आपकी जो कंपोजिट नंबर है उसमें क्या होगा? 2 से अधिक फैक्टर होंगे। बस इतनी सी बात है यहाँ पर कि जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 से अधिक भाजक होते हैं, वो आपकी समापवर्त्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 4, तो 4 में 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा। तो यहाँ भी हो गए 2 से अधिक। अब हमने ले लिया 6, तो 6 में 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। भाग देखिए हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 से अधिक हो गए फैक्टर्स। तो ये संख्याएं, ये 4 और 6 कैसी संख्याएं हो गई? हमारी कंपोजिट नंबर्स हो गए, भाज्य संख्याएं हो गई, समापवर्त्य संख्याएं हो गई। तो ये हो गया। नेक्स्ट है कल्पित संख्याएं या इमेजनरी नंबर। तो कल्पित संख्याएं या फिर इमेजनरी नंबर, इनको काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। तो जिनका वर्ग ऋणात्मक हो। अभी तक हमने देखा जो अंडर रूट में संख्या थी, चाहे उसका पूर्ण वर्गमूल निकले या ना निकले, वह संख्या कैसी थी? पॉजिटिव। बट ऐसा भी होता है कि जो अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो नेगेटिव भी आ जाती हैं, जैसे कि -2, -3। तो इस तरीके की संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं। और जो इसके अंदर जो माइनस होता है इस संख्या के साथ, उसको आई से डिनोट करते हैं। इसको हम -2 को चाहे तो -1 × 2 लिख सकते हैं, -1 × 2। तो इसके अंदर जो अंडर रूट -1 है, इसको हम कहेंगे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को कहते हैं हम इमेजनरी नंबर। यही है इमेजनरी नंबर। तो इसको -1 × 2 इसको हम लिख सकते हैं 2i, क्योंकि यहाँ पे i का क्या मतलब है? अंडर रूट -1। इस अंडर रूट -1 को ही हम i से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम कहते हैं इमेजनरी नंबर। तो इस तरीके के जो भी नंबर होते हैं जिसमें i लिखा हो, वो सारी संख्याएं आपकी इमेजनरी नंबर होती हैं। जैसे 2i है, 3i है, 4i है या फिर i है। तो ये सब संख्याएं कैसी हैं? इमेजनरी संख्याएं हैं, इमेजनरी नंबर्स हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। नेक्स्ट है जटिल संख्याएं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जटिल संख्या जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके की संख्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों के भाग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उसको हम जटिल संख्याएं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। अगर सिर्फ i में संख्या लिखी हो तो उसको कहेंगे इमेजनरी नंबर। अगर उसके साथ वास्तविक संख्या भी ऐड होकर या माइनस होकर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 तो है आपकी वास्तविक संख्या और 4i है आपकी काल्पनिक संख्या।
अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ या घटा दिया जाता है और इस तरीके से एक एक्सप्रेशन तैयार किया जाता है तो ये जो संख्या बनके तैयार होती है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यही है हमारी जटिल संख्या। तो ये भी क्लियर हो गया कि आपका जो काल्पनिक संख्या है और जटिल संख्याएं में क्या अंतर है। काल्पनिक संख्याओं में आई होता है और जटिल संख्याओं में वास्तविक संख्या और आई वाली संख्या दोनों साथ में होती है, चाहे वो प्लस माइनस कुछ भी हो, किसी के साथ भी आपस में जुड़ी हो। नेक्स्ट है दर्पण संख्याएं, पैलिंड्रोमिक नंबर्स। दर्पण संख्याएं दोनों ओर से पढ़ने पर समान दिखें। जैसा कि आपको इन संख्याओं को देखकर लग रहा होगा कि अगर हम इन संख्याओं को देखें तो अगर हम इधर से पढ़े 1 2 1 और अगर हम इधर से पढ़े 1 2 1, चाहे हम किधर से भी पढ़े, चाहे लेफ्ट साइड से पढ़े या राइट साइड से पढ़े, पहले 1 फिर 2 फिर 1, राइट साइड से पढ़ते हैं 1 2 1, एक ही संख्या, समान संख्याएं आ रही है, किधर से भी पढ़ लो। इसी तरीके से यहाँ पे 1 3 3 1 और 1 3 3 1, तो इस तरीके की जो संख्याएं होंगी वो सारी पैलिंड्रोमिक नंबर्स होते हैं, उन्हें हम दर्पण संख्याएं कहते हैं। चाहे किधर साइड से भी उसको पढ़ो, आगे लेफ्ट से या राइट से, वो आपको समान ही पढ़ी जाएंगी। तो ऐसे नंबर आपके दर्पण संख्याएं या पैलिंड्रोमिक नंबर्स कहलाते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो पढ़ने पर आपको समान लगेंगे, दोनों तरफ से किधर से भी हम उसको पढ़ें। नेक्स्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अंबिक संख्याएं, जिनके अंकों के घातों का योग संख्या के बराबर हो। अंकों के घातों का योग नहीं, यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे घनों का, जो संख्या है उसकी घनों का, घन, जो घनों का योग संख्या के बराबर हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 153 153 एक संख्या है जिसके अंक ले लिए हमने और उनका घन कर लिया, उन सबके घनों का क्या कर लिया, योग कर लिया। अगर इस तरीके की संख्या मौजूद है तो उस संख्या को हम कहेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर इसको जोड़ा जाए और फिर जोड़कर आंसर निकाला जाए तो वो 153 ही आए। देख लेते हैं हल करके। 1 का क्यूब किया तो 1, 5 का करा तो 125 और 3 का किया आपका 27। अब ऐड कर लीजिए इन सबको। तो अगर हम ऐड करते हैं तो आपका 7 1 5 6 और 7 3 13 3 कैरी 1 2 2 4 और 1 5 और 1 आ गया 153। इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होंगी जिनके अंकों के घनों का योग संख्या के बराबर हो, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर या अंबिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम बस ये निकाल के देख लेंगे और हम बता देंगे उसमें कि वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। बहुत आसान सा है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर। इनको पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, यहाँ पे पूर्ण संख्या हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसको कहेंगे संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स, जिनके सभी भाजकों का योग संख्या के बराबर हो खुद को छोड़कर। अगर हमने कोई संख्या ली और उसके जो फैक्टर्स हैं उनका योग किया, उनका जोड़ किया, अगर वो संख्या के बराबर आए तो वो संख्या कैसी संख्या होगी, संपूर्ण संख्या होगी, परफेक्ट नंबर होगा। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं संपूर्ण संख्या को कि अगर उस संख्या के सभी भाजक जिसमें उस संख्या को खुद भी शामिल कर लिया जाए, फिर उसका अगर हम योग करें तो वो संख्या से दुगना आए तो वो संख्या भी आपकी संपूर्ण संख्या होगी। दो तरीके से निकाला जा सकता है। सपोज यहां पर आपने देखा कि अगर हमने 6 को छोड़ दिया, उसके बाद जब हमने इसके फैक्टर्स का सम किया तो 6 ही आया, जैसा कि आपको यहाँ पर परिभाषा में लिखा है। बट अगर हम दूसरे तरीके से इसको निकालना चाहें, इसमें कुछ भी नहीं है, वही है, बस क्या करेंगे, अगर हम 1 2 3 और 6 को खुद भी जोड़ देंगे तो वो कितना आएगा आपका 12, जो क्या है 6 का दुगना। तो ये कितना आ रहा है, उसी संख्या से दुगना आ रहा है। तो यहाँ पर एक परिभाषा ये भी बन सकती है, चाहे तो आप निकाल के कितनी भी संख्याओं को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो संपूर्ण संख्याएं हैं या नहीं। तो यही तरीके हैं इसके, किस तरीके से अगर हम निकालते हैं और वो संख्या मिलती है या उसका फिर दूना मिलता है हमको, अगर सारे भाजक शामिल कर लिए जाएं
तो वो संख्या हमारी परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो ये सवाल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, और अगर हमने पढ़े ही नहीं होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कितना टफ और बहुत अलग से हमसे जाने कहाँ से उठा के ये सवाल पूछ लिया, जबकि बहुत आसान से होते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं ये। तो इन सभी संख्याओं को समझ लीजिए। इसके बाद आता है हर्षित संख्याएं। हर्षित नंबर जो है वो जो अपने अंकों के योग से विभाज्य होती है, जो उसका जो संख्या है उसके जो अंक हैं उन्हीं का योग करें और जो संख्या मिले उसी से विभाज्य हो, तो इस तरीके के अंक को कहेंगे हर्षित नंबर। तो अगर आपको नहीं पता हो कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं, अगर ये छोटी सी बात आपको नहीं पता हो तो ये बहुत टफ लगेगा आपको कि पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे। तो ये बड़ा आसान सा है कि जैसे कि आपके पास दे रखा है, में आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक तो संख्या अंक ये रहा 8, 1 और 8 दोनों को जोड़ा, 8 और 1 को जोड़ा आया 9, 9 से इसमें भाग मारा तो कितनी बार गया, 2 बार गया, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये संख्या हमारी कैसी हो गई, हर्षित नंबर हो गया। तो जो अपने अंकों के योग से विभाज्य हो जाए उस संख्या को हर्षित नंबर कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ये जरूर पूछी जाती हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट। आज के जो हमारे टॉपिक थे वो थे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सम और विषम, अभाज्य और समापवर्तय, जटिल और कल्पित और विशेष संख्याएं, जिसमें हमने आर्मस्ट्रांग नंबर, पैलिंड्रोमिक नंबर, परफेक्ट नंबर और हर्षित नंबर को देखा था। तो आज की जो हमारा जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम संख्याओं के प्रकार से संबंधित क्वेश्चंस को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आएंगे और अपने क्लास में उन पर चर्चा करेंगे और उनको सरल से सरल तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।